हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो ये बोल रहे हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, हाउ डज फैक्टरिंग डिफर फ्रॉम फोरफिटिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस। तो ये आपको पूरा का पूरा रीड करना है, मैं आपको अलग से ही समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले फैक्टरिंग या फोरफिटिंग होता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो वैसे तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार समझाया हुआ है, बट एक बार और समझा देती हूँ। यहाँ पर ए एक सप्लायर है, बी एक बायर है, और हमारे पास में एक बैंक है फैक्टर जिसे हम बोलेंगे, और एक हमारे पास में यहाँ पर और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही हो सकते हैं, एक और फैक्टर। ठीक है, ए जो है वो एक एक्सपोर्टर है, बी जो है वो एक इम्पोर्टर है। ए ने सामान भेजा बी के पास में, बी ने बोला पेमेंट मैं आपको लेटेस्ट से 9 मंथ्स के बाद करूंगा। 3 महीने के बाद में ए को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, वो अपने बैंक के पास जाते हैं सेम बिल को लेकर। वो यहाँ पर बोलते हैं कि काम करना, बी आपको पेमेंट कर देगा मेरे तरफ से, यहाँ पर आप मुझे इतना अमाउंट दे दो जो बिल में लिखा हुआ है। फैक्टर यहाँ पर इंपोर्ट फैक्टर से चेक भी कर सकता है, हो सकता है इंपोर्ट फैक्टर नहीं भी हो, ताकि क्रेडिट वर्दीनेस देख ले बी की। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या होगा। ए का जो इनवॉइस था, जो बिल ऑफ एक्सचेंज था, वो यहाँ पर हमारा जो फैक्टर बैंक है, एक्सपोर्टर का जो फैक्टर है, वो परचेज करेगा डिस्काउंटिंग कर कर 75 से 80% अमाउंट किसको दे देगा, ए को दे देगा। और रिमेनिंग अमाउंट जब यहाँ पर आपकी ड्यू डेट आ जाएगी इस बिल की, राइट। अब हमारे पास में फोरफिटिंग में भी सेम चीज होती है, लेकिन फोरफिटिंग हम यूज करते हैं मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए, जहां पर जो बी है, बी क्या करता है यहाँ पर, बी अपना अगर मान लो पेमेंट नहीं भी करता है तो भी, अब इसमें ना हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, एक होता है विद रिकोर्स और एक होता है विदाउट रिकोर्स या नॉन रिकोर्स, आप कुछ भी बोलो इसको। तो विद रिकोर्स में क्या होगा कि जो फैक्टर है, फैक्टर अमाउंट यहाँ पर क्लेम कर लेगा एक्सपोर्टर से, इन केस बी यहाँ पर इंपोर्टर जो है वो मना कर दे पेमेंट करने से। विदाउट रिकोर्स में ऐसा नहीं होता है। विदाउट रिकोर्स में अगर बी अपनी पेमेंट्स पर डिफॉल्ट कर जाता है, तो जो हमारा फैक्टर था, जो फोरफिटिंग यहाँ पर इंस्टीट्यूशन था फोरफिटर, वो बेचारा सारा का सारा लॉस लेगा। अब फैक्टरिंग में ये विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स दोनों हो जाते हैं, लेकिन फोरफिटिंग में आपके पास में केवल और केवल कैसा होगा, विदाउट रिकोर्स होता है। ठीक है, तो याद रखना, फैक्टरिंग आपका शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स के साथ डील करता है, जबकि फोरफिटिंग आपका मीडियम से लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स के साथ में डील करता है, जिसको बैंक गारंटी के थ्रू हम बैक करते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में फैक्टरिंग और फोरफिटिंग दोनों ही ऐसी मैकेनिज्म है जिससे कि जो लिक्विडिटी है वो हम इम्प्रूव करते हैं। कैसे? अकाउंट्स को यहाँ पर बेसिकली रिसीवेबल्स को एक थर्ड पार्टी को सेल कर कर। हाउएवर यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट पर्पसेस से, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द क्रेडिट एंड लेवल ऑफ द रिस्क द एक्सपोर्टर इज विलिंग टू टेक। सो रिकोर्स में क्या होगा, यूजुअली हमारे रिकोर्स के साथ में फैक्टर जो है वो क्लेम करते हैं मनी बैक अगर बायर फेल कर गया। और फोरफिटिंग में यहाँ पर ऑलवेज विदाउट रिकोर्स सर, तो हमारे पास ऑलवेज विदाउट रिकोर्स में क्या होगा, फोरफिटर बेयर करेंगे 100% ऑफ द रिस्क। ड्यूरेशन की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म होता है फोरफिटिंग आपका, सॉरी फोरफिट फैक्टरिंग और फोरफिटिंग आपका लॉन्ग टर्म होता है, या मीडियम टू लॉन्ग टर्म बोल लो। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके पास इनवॉइस हो सकती है, अकाउंट रिसीवेबल जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, और यहाँ पर आपके पास में प्रोमिसरी नोट्स भी हो सकते हैं, बट प्रोमिसरी नोट जो होता है वो यूजुअली हम उतना ज्यादा नहीं लेते। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर सेक्शन 4, 5 एंड 16 से होते हैं। 4 होता है आपका प्रोमिसरी नोट्स के लिए, 5 होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, और 6 होता है चेक्स के लिए, जो वो बैंक के चेक होते हैं ना उनके लिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें फैक्टरिंग की, तो वो पूरा का पूरा टर्नओवर देखता है, और हमारे पास में फोरफिटिंग जो होता है वो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स चेक करता है। एंड कॉस्ट यहाँ पर हमारे जो एक्सपोर्टर होते हैं एज अ कमीशन डिस्काउंट बेयर करते हैं फैक्टरिंग में, जैसे मैंने बताया 75 से 80%। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिस्क होता है विदाउट रिकोर्स नेचर का, तो कॉस्ट भी हमारी फोरफिटर ही यहाँ पर बेयर करते हैं। तो फैक्टरिंग में रिकोर्स का मतलब होता है कि बायर अगर डिफॉल्ट कर गया तो फैक्टर आपके पास वापस आएगा, एक्सपोर्टर के पास आएगा, बोलेगा तुम मेरा पैसा वापस करो क्योंकि तुम्हारे बायर ने नहीं दिया। लेकिन फोरफिटिंग में ऐसा नहीं होता, फोरफिटिंग विदाउट रिकोर्स होती है।
फैक्टर में विद रिकोर्स भी हो सकता है और विदाउट रिकोर्स भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। When calculating the when calculating the social cost benefit of a large scale highway project, which of the following is considered a shadow price? तो यहाँ पर आपको बताना है कि हमारे पास में शैडो प्राइस हम कब कंसीडर करते हैं। तो देखो, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हमारे पास एक लार्ज स्केल हाईवे प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो एक शैडो प्राइस क्या होगा, जो कि हमें ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू दिखाता है रिसोर्स की, जब इसका जो मार्केट प्राइस है वो डिस्टॉर्टेड या फिर नॉन एग्जिस्टेंट है। अब अगर एक हाईवे प्रोजेक्ट होगा तो हाईवे प्रोजेक्ट में क्या होगा, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम लेकर चलते हैं वो शैडो वेज रेट का या फिर शैडो प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट का लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट प्राइसेस होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं आपके, ट्रेवल टाइम सेविंग्स हो सकती हैं, शैडो वेज रेट हो सकते हैं, स्टैटिस्टिकल लाइफ वैल्यू की हो सकती है। तो अगर हम बात करें शैडो प्राइसेस हमारे पास में किस तरह से यूज हो रहे हैं, बेसिकली हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर मार्केट प्राइसेस हमारे सोशल रियलिटी दिखा नहीं पा रहे क्योंकि मोनोपोली है, तो ओवर प्राइसिंग हो गई कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वगैरह की, टैक्सेस या सब्सिडीज यहाँ पर होती हैं तो ट्रांसफर पेमेंट्स रहेंगी जो कि यहाँ पर एक रियल रिसोर्स कॉस्ट टू सोसाइटी नहीं बता पा रहे, या फिर मार्केट प्राइसेस जो होते हैं वो पोल्यूशन या जो नॉइस हमारे पास में क्रिएट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हाईवे बने तो उससे होगा, तो वो नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जब आपको सोशल कॉस्ट बेनिफिट ऑफ अ लार्ज हाईवे प्रोजेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो क्या आपके लिए क्या रहेगा, शैडो प्राइस रहेगा। तो बताओ क्या रहना चाहिए। देखो, शैडो प्राइस हमारे पास में एडजस्टिंग प्राइसेस के लिए, देखो एक सेकेंड, तो जैसे मैंने बताया ना कि अगर हमारे पास में अनस्किल्ड लेबर हमने हायर करी, शैडो वेज रेट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो मार्केट वेज है वो हमारी फिक्स हो सकती है, लेकिन जो शैडो प्राइस है वो क्या होगी कि हमने यहाँ पर लोअर एसेंशियली जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी ऑफ टेकिंग दैट वर्कर अवे फ्रॉम देयर प्रीवियस एक्टिविटी वो आपकी बन जाएगी, ओके। तो जो एडजस्टेड प्राइस है लेबर का या इनपुट का, जो रिफ्लेक्ट करता है इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू सोसाइटी अकाउंटिंग फॉर मार्केट डिस्टॉर्शंस लाइक मिनिमम वेज और सब्सिडीज, ठीक है। अच्छा, वैल्यू फॉर स्टैटिस्टिकल लाइफ क्या होगा, तो हाईवेज हमने डिजाइन किए ताकि हम एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करें, क्योंकि कोई भी यहाँ पर मार्केट प्राइस नहीं है एक ह्यूमन लाइफ के लिए। एक शैडो प्राइस जो होगा वो हमारा किसके बेसिस पर होना चाहिए कि पीपल की विलिंगनेस क्या है टू पे फॉर अ मार्जिनल रिडक्शन इन डेथ रिस्क। समझ में आ गया। तो अगर मैं देखो यहाँ पर मार्केट प्राइस है, शैडो प्राइस की बात करूं, अनस्किल्ड लेबर है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस क्या होगा, जो मिनिमम वेज है इनकी, और शैडो प्राइस क्या होगा, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेबर है, दैट इज यहाँ पर आपका शैडो वेज रेट। अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात करूं तो जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट्स हैं वो आपके मार्केट प्राइस रहेंगे, लेकिन शैडो एक्सचेंज रेट यहाँ पर जो कि स्कार्सिटी दिखा रहे हैं। कम्यूट टाइम आपका देखेंगे तो मार्केट प्राइस 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेवल टाइम सेविंग्स आपकी लगी, अब ये ट्रेवल टाइम सेविंग्स क्या होती हैं, मार्केट प्राइस यहाँ पर टाइम के लिए तो एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन अगर एक हाईवे रिड्यूस कर दे कम्यूट को बाय 30 मिनट, मान लो आपको एक शॉर्ट डिस्टेंस मिल गया जाने के लिए तो 30 मिनट रास्ता आपका कम लगा, तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट इसको एक शैडो प्राइस असाइन करते हैं, किसको, टाइम को, जो कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन कि हमारी एवरेज आवरली वेज क्या है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि ये जो टाइम है हमने यहाँ पर इसको किसी और चीज में यूज किया होता। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल आई एम टेकिंग योर क्लासेस, तो मैं क्यों ले पा रही हूँ, क्योंकि कम्यूट डिस्टेंस मेरा कम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आसानी से घर पहुंच जाओ, आसानी से फटाफट से आप लोगों की क्लास ले लो, तो दोनों चीजें मेरे लिए करना फिर इजियर हो गया। तो यही एक चीज यहाँ पर क्या है हमारे लिए, मेरे लिए क्या बन गई, ट्रेवल टाइम सेविंग्स की जो वैल्यू हुई, ओके। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंडर द हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यूज्ड इन इंडियन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हाउ इज द प्रोजेक्ट कॉस्ट शेयर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डेवलपर। तो अब आपको यहाँ पर बताना है 100% बेयर करते हैं, 60-40 का रेशियो है, 40-60 का रेशियो है, 50-50 का है, या 100% गवर्नमेंट कर रही है और डेवलपर केवल एक कॉन्ट्रैक्टर है। देखो यहाँ पर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल किसका मिक्स था, याद है आपको, मैंने ट्रिपल पी में पढ़ाया हुआ है, आपका बॉट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर और एनर्जी प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल्स का। तो जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो शेयर होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट डेवलपर के बीच में,
आपकी 40:60 के रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पर रिवाइव करना था इन्वेस्टमेंट को इंडियन हाईवे सेक्टर में, इसीलिए जो रिस्क है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हमें बैलेंस करना था। एक बार मैंने इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बोलती हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा अगर मान लो इस तरह की लैंग्वेज यूज करनी है तो थोड़ा आसान रहेगा। द मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड स्पेसिफिकली टू रिवाइव इन्वेस्टमेंट in the Indian highway sector by balancing the risk between the public and private sectors। तो यहाँ पर 40-60 का हमारा कॉस्ट शेयरिंग स्ट्रक्चर बनता है, जहाँ पर गवर्नमेंट थ्रू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब पेमेंट शेड्यूल यहाँ पर अगर देखें तो इसको हम पे करते हैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 8% एवरी टाइम बेस्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ द स्पेसिफिक फिजिकल माइलस्टोन। तो ये कंस्ट्रक्शन सपोर्ट बन जाता है, इनिशियल डेट बर्डन हमारे प्राइवेट डेवलपर पर कम करेगा, और प्राइवेट डेवलपर का 60% का शेयर होता है। तो इक्विटी और डेट हम दोनों लेकर चलते हैं। टिपिकली जो डेवलपर होते हैं वो 12 से 15% इक्विटी यहाँ पर लेकर आते हैं, रेस करेंगे रेस्ट एज डेट फ्रॉम बैंक। तो क्योंकि यहाँ पर कोई टोल कलेक्शन नहीं होगा, टोल कलेक्शन राइट नहीं होगा डेवलपर के लिए अंडर हैम, ये रिकवर करते हैं 60% इन्वेस्टमेंट को एन्युटी पेमेंट्स के थ्रू। एन्युटी का क्या मतलब होता है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल बोल रहे हैं, तो ये हम यहाँ पर रेगुलर पीरियोडिकल पेमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको अगर मैं बोलूं बॉन्ड्स के ऊपर जो पेमेंट्स की जाती है उसमें भी हम एन्युटी ही लेकर चलते हैं, राइट। चलो फिर यहाँ पर अब हमारे पास में कुछ की फीचर्स भी रहते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये तो 40-60 का आपको समझ ही आ चुका है। सबसे पहले तो हमारे पास रेवेन्यू रिस्क, तो बॉट हमारे पास में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर टोल मॉडल था, जिसमें प्राइवेट डेवलपर जो हैं वो ट्रैफिक रिस्क को अपना बेयर करते थे, लेकिन हम में ऐसा नहीं होता। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल कलेक्ट करेंगे और डेवलपर यहाँ पर फिक्स्ड एन्युटी पेमेंट रिसीव करते हैं रिगार्डलेस कि कितने व्हीकल्स हमारे रोड यूज करेंगे। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन में आप देखेंगे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो इन्फ्लेशन इंडेक्स होती है, जिसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स से यूजुअली अपना लिंक्ड रखते हैं। मीनिंग देखो अगर मान लो ना मैं किसी चीज के लिए ऐसा बोल सकती हूँ कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा, इन जनरल हो रहा है, तो मैं यूजुअली जैसे टर्म्स यूज कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर इफ द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल लाइक स्टील और सीमेंट ये बढ़ जाता है, गोज अप, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सब्सिक्वेंट एन्युटीज एडजस्ट अकॉर्डिंगली। फाइन। अब यहाँ पर एन्युटी कंपोनेंट की बात करें तो बाई एनुअल पेमेंट्स गवर्नमेंट करती है आफ्टर कंप्लीशन, जिसमें की रिकवरी होगी 60% इन्वेस्टमेंट की, इंटरेस्ट पे किया जाएगा रिड्यूसिंग बैलेंस पर, जो कि बैंक रेट और स्प्रेड के साथ जाता है, एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस O&M पेमेंट्स जो होती हैं वो भी दी जाती हैं ताकि हाईवे को अच्छी कंडीशन में रखा जा सके। तो यहाँ पर इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन एंड बॉट टोल मॉडल, इनमें आप थोड़ा सा डिफरेंस देखो। फंडिंग यहाँ पर 100% गवर्नमेंट की होती है, यहाँ पर भी 100% प्राइवेट की रहती है, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट, यहाँ पर प्राइवेट। ये आपका टोल रिस्क जो होता है वो गवर्नमेंट बेयर करती है और ओनरशिप भी। यहाँ पर प्राइवेट डेवलपर को हम लोग टोल रिस्क देते हैं और प्राइवेट डेवलपर को लीज के टाइम तक ओनरशिप दी जाती है। फाइन, नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following best describes the internalization of externalities in social cost benefit analysis? Passing the cost of pollution to the consumers through higher prices, incorporating the value of environmental damage or social benefits which have no market price into the project's net present value calculation, selling a public asset to a private entity, hiring local staff to reduce transportation costs, यूजिंग इंटरनल अक्रूवल्स टू फाइनेंस अ प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ डेट। तो अब आपको बताना है यहाँ पर हमारे पास में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। देखो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो हिडन कॉस्ट हैं या तो बेनिफिट्स हैं जिनको मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है वो प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इवैल्यूएशन में अकाउंटेड हो। तो यहाँ पर हमें कैसे देखना होगा कि इंटरनलाइजेशन कैसे काम करता है। तो जैसे कोई प्रोजेक्ट है, उसने एक इफेक्ट डाला थर्ड पार्टी के ऊपर जो कि इस पूरे ट्रांजेक्शन का हिस्सा तो नहीं थी, ठीक है, ये एक एक्सटर्नलिटी है जो, तो हम क्या करेंगे, इंटरनलाइजेशन जो होगा वो फोर्स करेगा प्रोजेक्ट को कि वो ओन करे उस इफेक्ट को।
तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर पिगोवियन टैक्सेस होते हैं। ऐसा इंडिया में तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बट अगर हम देखें इंटरनेशनली बहुत हाई रहता है। तो अगर एक फैक्ट्री बहुत पोल्यूशन कॉज करती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, गवर्नमेंट एक टैक्स यहाँ पर जो सोशल कॉस्ट थी पोल्यूशन की उसके अकॉर्डिंग इन पर इम्पोज करती है। अब जो सोशल कॉस्ट है वो एक प्राइवेट कॉस्ट बन जाती है फैक्ट्री की बैलेंस शीट के लिए। सब्सिडीज में आप देखेंगे अगर एक प्रोजेक्ट एक बेनिफिट दे रहा है, जैसे कि एक नया हाईवे है, कंजेशन हमारे लोकल रोड पर कम कर रहा है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, जैसे कि 40% आपको हैम में दे रही है, जिससे कि सोशल गेन यहाँ पर सपोर्ट मिले। और रेगुलेशन और लेजिस्लेशन में एक हाईवे डेवलपर नॉइज बैरियर्स बिल्ड करते हैं या फिर ट्रीज प्लांट करते हैं, और जो कॉस्ट है सोशल प्रोटेक्शन की वो एक डायरेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट बन जाती है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनलाइजेशन आपका अगर SCBA में हो रहा है वर्सेस आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस। तो स्टैंडर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस में हम एक्सटर्नलिटीज को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो कंपनी के कैश फ्लो को अफेक्ट नहीं करते। SCBA में हम शेडो प्राइस यूज करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं इनको पेपर पर, ताकि अगर प्रोजेक्ट हमारे पास में एक्चुअली कंट्री के लिए अच्छा है या नहीं वो हम पता करें। तो एक्सटर्नलिटी मान लो आपकी यहाँ पर नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन, तो मार्केट में प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी चीपर हो जाएगी और सोसाइटी सफर करेगी। अच्छा, अगर पॉजिटिव है जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, तो हाई कॉस्ट होगी, प्रोजेक्ट हमारा इग्नोर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरनलाइजेशन में क्या होगा, हमारे पास हम देखते हैं कि देखो कभी-कभी ना हम इनको प्रॉपर्टी वगैरह में भी यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करेंगे वैल्यू एक्सटर्नल इफेक्ट्स की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ताकि जो प्रोड्यूसर है उनके पास एक इंसेंटिव हो कि वो सोशल इम्पैक्ट भी अपने इसका एक्शंस का कंसीडर कर कर चलें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। In a Swiss challenge method of procurement in triple P projects, the project is awarded to the developer who offers the highest royalty to the government. An unsolicited proposal is submitted by a developer, and the government then invites third parties to match or exceed that proposal. Government chooses a developer based solely on technical expertise from Switzerland. Two developers must form a joint venture to execute the project. The project is financed entirely through Swiss bank loans. तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? देखो, स्विस चैलेंज में क्या होता है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा एक अनसॉलिसिटेड प्रपोजल के थ्रू, और ये जो अनसॉलिसिटेड प्रपोजल होता है किससे आता है, ये आता है किसी भी प्राइवेट प्लेयर से। तो बेसिकली जो ओरिजिनल प्रोपोनेंट होते हैं रेदर देन अ गवर्नमेंट टेंडर, तो गवर्नमेंट अब चैलेंज करेगी अदर डेवलपर्स को कि वो इस प्रपोजल को बीट करें। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ पर स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंसी हमें रखनी होती है ताकि फेवरेटिज्म ना हो। तो क्या होगा, सबसे पहले तो सबमिशन होता है प्रपोजल का, कोई भी प्राइवेट डेवलपर है वो गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं, यूनिक प्रोजेक्ट आइडिया लेकर आएंगे, डिटेल टेक्निकल फाइनेंशियल प्लान, गवर्नमेंट रिव्यू करेगी प्रपोजल को और यहाँ पर देखेगी क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छा है या नहीं, और बेस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। फिर गवर्नमेंट पब्लिश करेगी इस प्रपोजल की डिटेल्स, इनवाइट करेगी दूसरे जो भी डेवलपर्स हैं कि वो बेटर बिड्स यहाँ पर ला सकते हैं, जैसे लोअर कॉस्ट, बेटर टेक्नोलॉजी, हायर रेवेन्यू शेयर। फिर यहाँ पर राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल ROFR दिया जाता है, जिसमें कि अगर एक चैलेंजर सबमिट करते हैं एक बेटर बिड, तो जो ओरिजिनल प्रोपोनेंट है, ठीक है, उनको एक चांस दिया जाएगा कि वो इसे मैच करें। अगर वो मैच करते हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, वरना फिर यहाँ पर जो चैलेंजर हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इससे क्या होता है, इनोवेशन आ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेकिन इंफॉर्मेशन असिमेट्री देखने के लिए मिल जाती है। तो जो ओरिजिनल प्रोपोनेंट है उनको पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है देन द चैलेंजर, ट्रांसपेरेंसी काफी कम होती है, क्रोनी कैपिटलिज्म हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। क्रोनी कैपिटलिज्म टर्म याद है आपको, पता है इसमें क्या होता है? तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट प्राइवेट रिलेशनशिप बहुत क्लोज होती है, जैसे इंडिया में आजकल क्रोनी कैपिटलिज्म इज टू मच इनटू डिस्कशंस, टू मच इनटू टॉक, especially after US deal and other things that have happened in recent futures, like let us say earlier we were importing the oil, then they were saying that crony capitalism की वजह से हो रहा है, again now we have done this US deal with the tariffs on their goods being zero and on our goods it will be 18%, affecting our exports and promoting their imports, right? So यहाँ पर वो सारी चीजें जो हैं वो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्रमोटिंग इम्पोर्ट्स फ्रॉम देयर साइड। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर एक क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो इंडिया में भी अभी देखने के लिए
मिल रहा है या फिर डिस्कशन का पार्ट है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये पार्ट हो चुका है, ये रियलिटी है, क्योंकि हमें अपने एसेज लिखने हैं। हमको सिर्फ ये बोलना है कि हाँ, अगर इस चीज पर आ जाएगा, देखो अगर इस पर ऐसे आ गया ना, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। You don't have to put your political views, you have to say things that are in media, that are the relevant sources of information, और एक बहुत ही वे फॉरवर्ड और बहुत ही न्यूट्रल स्टांस लेकर आपको कंक्लूड करना होगा अपने एस्से को, ठीक है, इन केस यू गेट समथिंग लाइक दैट। चिलिंग इफेक्ट अगर हम देखें, तो जो ओरिजिनल प्रपोनेंट का राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है, वहां पर आप देखते हैं कि बहुत सारे जो पोटेंशियल बिडर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रोजेक्ट वो तब भी लूज कर देंगे इवन इफ दे सबमिट अ बेटर बिड, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है कि ये जो यूज है स्विस चैलेंज का, ये सिलेक्टिवली यूज होता है। तो जो मोस्ट स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, वहां पर स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें। केलकर कमेटी बैठी थी ट्रिपल पीस के ऊपर, इन्होंने बोला था कि इसको केवल उन प्रोजेक्ट्स में यूज करो जो कि एक्सेप्शनली न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं ऑन द टेबल, ठीक है। स्टैंडर्ड बिडिंग से कैसे डिफरेंट है, हमें यहाँ पर गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करता है प्रोजेक्ट, लो होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स अगर हम देखें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, अलोंग विद दैट यहाँ पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रिगार्डिंग प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये बोल रहे हैं ये टिपिकली इन्वेस्ट करते हैं मैच्योर कंपनीज में, ये इन्वेस्ट करेंगे स्टार्टअप्स में, सबसेट है पीई का, फोकस करता है अर्ली स्टेज हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टार्टअप्स पर। ये बोल रहे हैं ये कंट्रोलिंग स्टेक कभी नहीं लेते कंपनीज में जिसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं यहाँ पर लो रिस्क लेते हैं कंपेयर टू पब्लिक इक्विटी। बोथ वीसी और पीई जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं बाय द आरबीआई एज बैंकिंग एंटिटीज। तो बताओ यहाँ पर आपका आंसर कौन सा करेक्ट होना चाहिए। तो देखो हमारे पास में जो मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट होनी चाहिए इसमें वो क्या होगी कि जो प्राइवेट इक्विटी है ना, वो किस में फोकस करती है, मैच्योर कंपनीज पर, स्टेबल कैश फ्लो रखती है और इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी को। लेकिन जो वेंचर कैपिटल है वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप पर फोकस करते हैं, हाई ग्रोथ पोटेंशियल जिनका है लेकिन सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में वीसी और पी के बीच में थोड़ा डिफरेंस समझते हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस जो समझेंगे वो वीसी, पीई और आपका एक काम करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स सबके बीच में समझते हैं। सो अ डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी एंड एंजल इन्वेस्टर्स। सो अगर मैं बात करूं आपके वीसीज की, वीसीज किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप में, अर्ली स्टेज या हाई ग्रोथ फर्म्स के अंडर, और यहाँ पर इनका माइनॉरिटी स्टेक होता है यूजुअली 50% से कम। ये याद रखना अर्ली स्टेज में होते हैं, ठीक है। और रिस्क लेवल एक्सट्रीमली हाई होती है, हाई फेलियर रेट आपको स्टार्टअप्स का मिलेगा। कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ पर रैपिड स्केलिंग के थ्रू की जाती है और मोस्टली इक्विटी फंडिंग की जाती है। प्राइवेट इक्विटी में मैच्योर एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जो कि अंडर वैल्यूड होती हैं ऑफन, मेजॉरिटी स्टेक्स यहाँ पर लिया जाता है इनका, दैट इज आपका मोर देन 50% या टोटल बाय आउट। और अगर हम देखें आपका रिस्क इसमें मॉडरेट होता है, फोकस करते हैं ऑपरेशनल टर्न अराउंड के ऊपर, ठीक है। एंड एफिशिएंसी, रीस्ट्रक्चरिंग, कैश फ्लो ऑप्टिमाइजेशन, ये सब इन्वेस्टमेंट गोल्स रहेंगे। मिक्स होगा इक्विटी का एंड डेट का, ठीक है। तो हाई लेवरेज ये यहाँ पर रखते हैं। अगर मैं बात करूं आपके एंजल की, तो एंजल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो पर्सनल वेल्थ यूज कर कर आइडिया या जो प्रोटोटाइप होता है, स्टेज सीड लेंथ जो सीड स्टेज जो होती है उस पर ये काम करते हैं। रिस्क लेवल एक्सट्रीमली हाई होता है। मेंटरशिप यहाँ पर या पैसिव आप देख सकते हैं इन्वॉल्वमेंट रहेगी इनकी, और डेट जो है वो ये यहाँ पर नहीं यूज करते, ठीक है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो वीसीज होते हैं वो तो मैनेज पूल लेकर आते हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स अपना एक पूल बनाकर तब इन्वेस्ट करते हैं, राइट। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बोर्ड लेवल पर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्ट्रैटेजिक लेवल पर इन्वॉल्व होते हैं, और प्राइवेट इक्विटी आपकी ऑपरेशनल कंट्रोल रखती है। लेकिन जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपका क्या करेंगे, वो यहाँ पर मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, वेल्दी इंडिविजुअल्स या फिर हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो कि अपनी खुद की पर्सनल अमाउंट लगा रहे हैं। ये आइडिया या सीड स्टेज पर अपना इन्वेस्ट करते हैं जब हमारे पास कोई भी रेवेन्यू नहीं है, और इन्वेस्टमेंट साइज यहाँ पर
$25,000 से $5 लाख तक भी टिपिकली होता है। और मोटिवेशन में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है, लेकिन मेंटोरशिप या सपोर्टिंग भी करते हैं ये, ठीक है, सपोर्ट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को। वेंचर कैपिटल में ग्रोथ इंजन्स की तरह काम करते हैं। प्रोफेशनल फर्म्स जो कि मैनेज करते हैं दूसरे लोगों का मनी, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी, एक स्ट्रक्चर्ड फंड के थ्रू। और ये इन्वेस्ट कब करते हैं? अर्ली से मिड स्टेज स्टार्टअप में जिन्होंने एक प्रूवन प्रोडक्ट अपना दिखाया है और स्केल कर रहे हैं रैपिडली। इन्वेस्टमेंट साइज यहाँ पर मीडियम से लार्ज रहता है, $1 मिलियन से आपका $100 मिलियन तक रहता है। इक्विटी स्टेक की बात करें तो यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेक रखते हैं 20 से 30%, 50% से यूजुअली कम रखते हैं। पीई कौन होते हैं? लार्ज इंस्टीट्यूशनल फर्म्स होते हैं जो कि स्टैब्लिश्ड और मैच्योर कंपनीज खरीदते हैं, लेट स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं। और कंपनी हमेशा यहाँ पर आपकी ऑफन बोलेंगे, हमेशा नहीं, ओल्ड होती है, अंडर परफॉर्मिंग होती है, लेकिन स्टेबल कैश फ्लो और एसेट्स रखती है। 100 मिलियन से लेकर बिलियंस तक इन्वेस्टमेंट होती है। मेजॉरिटी स्टेक या टोटल बाय आउट 100% का किया जाता है और कंट्रोल करते हैं ताकि मैनेजमेंट और ऑपरेशंस को ये रिस्ट्रक्चर करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो प्राइवेट इक्विटी होती है वो लेवरेज यूज करती है, बोरोड मनी यूज करती है, ठीक है। तो अगर एक $100 मिलियन की कंपनी उन्होंने खरीदी है तो $20 मिलियन अपने रखेंगे, $80 मिलियन यहाँ पर बोरो कर कर लाते हैं। वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो डेट कभी यूज नहीं करते, वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उन कंपनीज में जो कि बहुत रिस्की होती हैं बैंक्स के लिए, तो यहाँ पर लैंडिंग कम ही की जाती है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, एक एंजल आपको विंग्स देती है, एक वेंचर कैपिटल आपको फ्यूल देती है कि आप हायर फ्लाई करो, और प्राइवेट इक्विटी यहाँ पर पूरी एयरलाइन को खरीदकर इसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। अब आप सोचेंगे मैंने एंजल को यहाँ पर क्यों साथ में रखा? इसलिए साथ में रखा बिकॉज एंजल इन्वेस्टमेंट और वेंचर में ना कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत हो रही थी। ऑल्सो ना आपको शायद पता होगा कि एंजल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पर सेबी की जो चेंजेस हुई हैं, कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, राइट, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं, ठीक है, इनकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई थी। तो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था एंजल फंड का वो भी इन्होंने यहाँ पर ओवरऑल किया, जिसमें कि सितंबर 2025 में, ठीक है, बेसिकली इन्होंने पहले एंजल फंड जो थे वो सब कैटेगरी माने जाते थे वेंचर कैपिटल फंड का। अब एंजल फंड अपना एक डिस्टिंक्ट सब कैटेगरी है, कैटेगरी 1 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंडर, जहां पर इनको डीकपल करा गया है वीसीएफ से ताकि स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करें। और यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं? सितंबर 10 2025 से जो नए एंजल फंड्स हैं वो केवल ऑनबोर्ड किए करेंगे अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग फंड्स जो थे अंटिल सितंबर 8 2026 फुल्ली ट्रांजिशन करेंगे। इसके बाद में कोई भी न्यू कंट्रीब्यूशन नॉन अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। केवल इंडिविजुअल्स जिनके पास में हाई रिस्क कैपेसिटी की टेक करने की यहाँ पर एबिलिटी है वो, और इसको इंडिपेंडेंट एजेंसी वेरीफाई करेगी, वही हाई रिस्क स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सेबी ने यहाँ पर बोला है कि जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 10 लाख रुपीज से यहाँ पर हो गई है, पहले कितनी थी? 25 लाख रुपए थी, और मैक्सिमम आप 25 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हो। और मिनिमम कॉर्पस जो मेंटेन करना होगा वो 5 करोड़ का मेंटेन करना होगा, ऐसे पहले बोला गया था, लेकिन अब इसको हटा दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं गवर्नेंस एंड बेंचमार्क की तरफ। तो अब हमें एंजल फंड्स को अपने इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड्स के क्लोज लेकर आना है। एनुअल ऑडिट यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से फंड्स जिनमें इन्वेस्टमेंट हमारी 100 करोड़ से ज्यादा है वो एक एनुअल प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम कंप्लायंस ऑडिट के थ्रू जाएंगे, और फंड्स अब यहाँ पर रिपोर्ट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट वाइज वैल्यूएशन, कैश फ्लो डेटा, बेंचमार्किंग एजेंसीज को, जैसे पहले प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल करते थे, ठीक है। चलो तो इंटरनल रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो अब इनको यहाँ पर रखनी होगी। In a build, operate, transfer toll model, who bears the traffic risk? The risk that the number of vehicles might be lower than expected. तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। गवर्नमेंट, प्राइवेट डेवलपर, लैंडिंग बैंक, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया या टॉल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये मैंने बताया था कि हमारे पास में जो बॉट मॉडल होता है उसमें आपका जो प्राइवेट डेवलपर होता है, कंसेशनर जिसको बोलते हैं, वो 100% ट्रैफिक रिस्क लेकर चलता है। HAM
और ईपीसी में गवर्नमेंट सारा रिस्क बेयर कर रही थी। बॉट में जो हमारे पास में यूजर पे सिस्टम होता है, ठीक है, यूजर पे सिस्टम में क्या होगा, जो डेवलपर है वो एंटायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपने पास में रखेगा और ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्चुअल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना क्रॉस कर रहे हैं पर्टिकुलर टोल को। तो अंडर द बॉट टोल एग्रीमेंट रेवेन्यू सोर्स में डेवलपर ग्रांट किया जाता है उसको राइट टू कलेक्ट टोल्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। कंसेशन पीरियड यूजुअली 20 से 30 साल का रहेगा। गवर्नमेंट यहाँ पर एनएचएआई जो है वो गारंटी नहीं करेगी कोई भी मिनिमम अमाउंट ट्रैफिक का। अगर एक न्यू अल्टरनेट रूट बिल्ड की गई है या फ्यूल प्राइस स्पाइक कर जाते हैं और लोग कम ड्राइव करते हैं तो डेवलपर लॉस सफर करेगा। डेट सर्विसिंग में आप देखेंगे कि जो डेवलपर हैं उनको लोन पे बैक करना होगा जो उन्होंने हाईवे बिल्ड करने में यूज किया था स्टॉल रेवेन्यू को यूज कर और अगर ट्रैफिक कम है प्रोजेक्टेड से तो प्रोजेक्ट यहाँ पर आपका एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, ठीक है। तो ईपीसी में गवर्नमेंट टोल को लेती है, बॉट एन्युटी में गवर्नमेंट लेती है, हैम में गवर्नमेंट लेती है, बॉट टोल में प्राइवेट डेवलपर लेता है और ट्रैफिक रिस्क को ईपीसी में भी गवर्नमेंट लेकर चलेगी और बॉट एन्युटी में गवर्नमेंट लेकर चलेगी, डेवलपर को फिक्स्ड पे देंगे, हैम में भी गवर्नमेंट यहाँ पर बेयर करेगी और बॉट में आपका प्राइवेट डेवलपर, ठीक है। What is the shadow toll in a triple P arrangement? तो आपको बताना है कि यहाँ पर शैडो टोल क्या होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अरेंजमेंट के अंडर। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। एक टोल कलेक्टेड एट नाइट, अ फी पेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट ऑपरेटर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल्स यूजिंग द फैसिलिटी सो द यूजर पेज नथिंग, एन इलीगल टोल कलेक्टेड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन्स, a toll on the carbon emission and the vehicles, a discount given to local residents on toll roads। तो देखो ट्रिपल पी शैडो टोल जो होता है वो एक पेमेंट मैकेनिज्म है जहां पर गवर्नमेंट, ठीक है, जो प्रोक्योरर है वो पे करती है प्राइवेट डेवलपर को एक फी हर एक व्हीकल के लिए जो कि रोड यूज कर रहा है, रेदर देन द यूजर पेइंग एट अ फिजिकल टोल बूथ। तो इसे हम बोलते हैं शेडो क्योंकि जो टोल है वो इनविजिबल है कम्यूटर के लिए, रोड अपियर करेगी फ्री टू द पब्लिक लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर बिल बना रही है अपना पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कलेक्शन साइट पर नहीं हो रहा, कोई फिजिकल टोल प्लाजास नहीं है, ट्रैफिक मॉनिटर हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स यूज कर या फिर ऑटोमेटिक व्हीकल काउंटर्स के थ्रू। अब यहाँ पर गवर्नमेंट पे करती है प्राइवेट कंसेशनर को एक प्री डिटर्मिन्ड अमाउंट पर व्हीकल, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की पर कार, 50 रुपए पर ट्रक और टीयर्ड प्राइसिंग होगी। तो पर व्हीकल रेट यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे ट्रैफिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा जिससे कि गवर्नमेंट ओवर पे ना कर दे अगर ट्रैफिक हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया। तो शैडो टोल को यूज कौन करता है, गवर्नमेंट ऑप्ट करती है। जैसे मान लो आपके पास में अगर एक चार्जिंग टोल डायरेक्ट टोल है किसी पर्टिकुलर स्ट्रेच पर ऑफ रोड, ठीक है, तो पब्लिक प्रोटेस्ट हो जाएंगे या ये पॉलिटिकली अनवायबल होगा। या फिर मान लो एक बिजी सिटी एरिया है, फिजिकल टोल बूथ्स यहाँ पर मैसिव ट्रैफिक जैम लेकर आ जाएंगे, तो शैडो टोल्स यूज किए जाते हैं ताकि स्मूथ ट्रैफिक फ्लो हो और जो डेवलपर है उनको यूसेज के लिए हम रिवॉर्ड भी करें। इंटरिम फंडिंग में जब गवर्नमेंट चाहती है कि वो एनकरेज करे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकिन यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकती हाई टोल रेट्स को, तो इन सभी सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, शैडो टोल यूज करते हैं, ठीक है। अगर शैडो टोल अरेंजमेंट होती है तो प्राइवेट डेवलपर ट्रैफिक रिस्क को बेयर करता है। अगर बहुत कम लोग इस रोड को यूज करें डेवलपर को कम पैसा मिलेगा, अगर ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास में ज्यादा मिल जाएगा। एन्युटी मॉडल से कैसे डिफर करता है, डेवलपर को एक फिक्स पेमेंट मिलती है एन्युटी में, एन्युटी का तो मतलब ही वही होता है, ठीक है। ये क्या हुआ, एक सेकेंड, ओके समझ में आ गया। चलो तो यहाँ पर अगर हम देखें शैडो टोल में गवर्नमेंट पे करती है और यूजर को कुछ भी विजिबल नहीं होता है, ट्रैफिक रिस्क हमारे पास में डेवलपर बॉन्ड करता है और अगर हम देखें कलेक्शन कॉस्ट भी आपकी काफी लो रहती है। एन्युटी मॉडल में हमारी जो गवर्नमेंट है वो पे करेगी, कोई भी यहाँ पर विजिबल यूजर को कुछ नहीं होता है, रोड आपको फ्री फील होती है, गवर्नमेंट यहाँ पर ट्रैफिक रिस्क बेयर करती है और बहुत ही लो कलेक्शन कॉस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। The UNIDO approach and the little mirrorless
अप्रोच आर प्राइमरली रिलेटेड टू। तो यहाँ पर आपको बताना है यूएनआईडो और लिटिल माइल्डलेस अप्रोच जो है वो किससे रिलेटेड है। देखो ये दोनों ही आपके ना सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से रिलेटेड होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में ये फ्रेमवर्क देते हैं कि कैसे हमें इवैल्यूएट करना है कि एक प्रोजेक्ट जो है वो बेनिफिशियल है नेशनल इकोनॉमी के लिए एज अ होल या नहीं है, या फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि प्राइवेट प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। तो पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, जहाँ पर मार्केट प्राइसेस जो हैं वो ऑफन डिस्टॉर्टेड होते हैं बाय टैक्सेस और सब्सिडीज या फिर मोनोपोलीज। ठीक है, तो हमारे पास दोनों में ही हमें क्या करना है, ट्रू वैल्यू देखनी है प्रोजेक्ट की। तो शैडो प्राइस हम यूज करते हैं अकाउंटिंग प्राइसेस यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, इंटरनलाइज करते हैं एक्सटर्नलिटीज को, और सोशल रेट हमारे डिस्काउंट का भी देखते हैं, सोशल रेट ऑफ डिस्काउंट। तो यूनिडो अप्रोच में और लिटिल में इसमें मिड लेस में क्या डिफरेंस होता है, देखो यूनिडो अप्रोच में हम प्रेजेंट कंजम्पशन देखते हैं जिसको हम डोमेस्टिक करेंसी में मेजर करते हैं, और देखते हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन जो है वो किस तरीके से है, यही हमारा प्राइमरी गोल है। शैडो प्राइसिंग में यहाँ पर हमारी डोमेस्टिक मार्केट प्राइसेस से शुरू कर उनको एडजस्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे सोशल रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन लिटरल मिडलेस में हम ऐसा नहीं करते हैं। एलएम अप्रोच हमारी अनकमिटेड पब्लिक इनकम है जिसको मेजर करेंगे कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, एम्फेसाइज करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज हमारा प्राइमरी गोल होगा। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर प्राइसेस से। ठीक है, और यहाँ पर अकाउंटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यूज करते हैं। तो यूनाइडो क्या है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन गाइडलाइन दी जाती है। प्रोजेक्ट की सक्सेस इस बात पर मेजर करती है, बेस होती है कि एग्रीगेट कंजम्पशन कंट्री का कैसा है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और लेकिन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं। अच्छा, लिटिल मिडलेस यहाँ पर दैट इज एलएम आईएमडी। ठीक है, ये आपका लिटिल एंड जे मिडलेस होता है फॉर द ओईसीडी, जिसको हम कंसीडर करते हैं मोर रिगरस, क्योंकि ये वर्ल्ड प्राइसेस यूज करता है, ब्रॉड प्राइसेस एज अ बेंचमार्क, और पर्टिकुलरली इफेक्टिव होता है फॉर कंट्रीज जो कि एंगेज करेंगे हैवीली इन ट्रेड। तो यूनिडो हमारे पास डोमेस्टिक कंजम्पशन है, सोशल वेलफेयर फोकस रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास में एससीबीए के लिए दोनों ही फ्रेमवर्क्स हमारे यूजफुल होते हैं। एलएम जो है अप्रोच फोकस करती है अनकमिटेड सोशल इनकम के ऊपर गवर्नमेंट सेविंग्स में। ठीक है, A startup sells its account receivables to a financial institution at a discount to get immediate cash. This is an example of, बताओ किसका एग्जाम्पल है, क्राउड फंडिंग, फैक्टरिंग, वेंचर डेट, एंजल इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इशू। बताओ, देखो ये है फैक्टरिंग का, मैंने सिखाया था फैक्टरिंग क्या होती है, अब भी नहीं पता कर पाए तो फिर बहुत गलत चीज होगी। देखो, स्टार्टअप जो सेलर है वो सेल करेगा अनपेड इनवॉइसेस को, अकाउंट रिसीवेबल्स को, बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाटएवर यू से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जिसको हम फैक्टर बोलते हैं। और ये यहाँ पर स्टार्टअप क्या कर रहा है, टिपिकल जो इसका 30, 60, 90 दिन का वेटिंग पीरियड है उसको बाईपास कर लेता है कस्टमर पेमेंट्स के लिए, है ना। तो यहाँ पर स्टार्टअप प्रोवाइड करेगा गुड्स या सर्विसेज कस्टमर को और एक इनवॉइस इशू करेगा। ट्रांसफर यहाँ पर कैसे होगा, तो स्टार्टअप ने सेल कर दिया, वो सब मैंने आपको बताया है, उन्हीं सब चीजों को याद रख लेना। ठीक है, चलो बेसिकली हमारे पास जो पैसा आता है वो यूजुअली 75 से 80%, मैक्स टू मैक्स 90% आता है, और एक डिस्काउंट फी भी बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कट करेंगे, अपना फ्री में तो काम करेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the annuity model of triple P distinct from HAM, who typically collects the user fee or toll from the public? तो बताओ, the private developer, the special purpose vehicle, the government or the granting authority, a third party foreign contractor, no toll is collected from the public in this model. देखो, एन्युटी मॉडल जिसको हम बॉट एन्युटी भी बोलते हैं, गवर्नमेंट या फिर एक अथॉरिटी जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये कलेक्ट करते हैं यूजर फीस या फिर टोल्स फ्रॉम द पब्लिक। तो अब आप इसे कैसे समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट डेवलपर होते हैं सिर्फ वो रोड बनाते हैं या मेंटेन करते हैं, लेकिन जो टोल कलेक्शन है वो उनकी टेंशन तो है नहीं। तो बेसिकली टोल कलेक्शन अगर एन्युटी मॉडल में होगा तो कौन बिल्ड कर रहा है इसको, प्राइवेट डेवलपर। कौन ओन करता है टोल राइट्स को, गवर्नमेंट कर रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी कर रही है। और यहाँ पर फिर डेवलपर को कैसे पेमेंट मिल रही है, हाउ डज द डेवलपर गेट पेड, through the government pays the developer a fixed predetermined amount, जिसको हम एन्युटी बोलते हैं, एवरी 6 months या फिर
ईयरली, तो एनुअली या सेमी एनुअली। तो यहाँ पर रिस्क किसका है, गवर्नमेंट का है जो टोल कलेक्ट कर रही है। तो अगर ट्रैफिक लो है तो भी गवर्नमेंट को लॉस होगा, अगर ट्रैफिक हाई है तो गवर्नमेंट को फायदा हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पर बॉट टोल, बॉट एन्युटी और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है, राइट। तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉट टोल में प्राइवेट डेवलपर आपका कलेक्ट कर रहा है टोल, किस किस में, बॉट टोल, बॉट एन्युटी और HAM के अंडर, ठीक है। कौन कर रहा है, बॉट आपका टॉल वाले में प्राइवेट डेवलपर कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। In social cost benefit analysis SCBA, the social discount rate is used to convert future social cost and benefit into present values. Generally, the SDR social discount rate is, अभी बताओ, हायर, लोअर, इक्वल टू, ठीक है। हमारे पास क्या कांस्टेंट होता है और ऑल प्रोजेक्ट्स क्या रहेगा। देखो जो कमर्शियल बैंक होते हैं या प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं वो एक हाई डिस्काउंट रेट लेकर चलते हैं ताकि क्विक प्रॉफिट्स मिले, और गवर्नमेंट यहाँ पर एक लोअर SDR लेकर चलता है ताकि लॉन्ग टर्म वेलफेयर सोसाइटी और फ्यूचर जनरेशंस को मिले। तो SDR जनरली लोअर होते हैं हमारे पास में। क्यों होते हैं लोअर, क्योंकि यहाँ पर देखो सोसाइटी आपकी ज्यादा पेशेंट होती है एक इंडिविजुअल से। गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पर 20, 50 या इवन 100 साल तक इनटू फ्यूचर स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे डैम्स या हाईवेज की तरफ यहाँ पर इनका कंट्रोल रखे। तो एक लोअर डिस्काउंट रेट इंश्योर करता है कि जो बेनिफिट्स हैं वो हमें फ्यूचर में मिल रहे हैं और हम इनको डिस्काउंट नहीं कर रहे टू जीरो। अब यहाँ पर प्राइवेट मार्केट रिस्क जो होते हैं रेट्स हमारे, उसमें हाई रिस्क प्रीमियम जाता है क्योंकि इंडिविजुअल बिजनेसेस फॉल कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो रिस्क होता है कंट्री के कलेक्टिव प्रोजेक्ट का, वो स्प्रेड होता है अक्रॉस मिलियंस ऑफ टैक्स पेयर्स। तो ये सोशल रिस्क हमारा काफी लो होता है प्राइवेट रिस्क से। तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन है वो हमारे पास डिमिनिशिंग होता है। SDR हमेशा कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ पर R इज इक्वल टू रो प्लस ईटा, ठीक है, और इसमें इनटू आपका ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन G। समझ में आ गया। तो आपके पास में ये सोशल डिस्काउंट रेट किसके बराबर है, रो क्या है आपका, प्योर रेट ऑफ टाइम प्रेफरेंस, ईटा क्या है आपका यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और जी क्या है आपके पास में, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन। क्या है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, आप इसको छोड़ ही दो। तो हमारे पास में SDR का प्रोजेक्ट सिलेक्शन पर क्या इम्पैक्ट होता है, तो यहाँ पर SDR हमें बताती है कि प्रोजेक्ट को हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर हाई SDR है, प्रोजेक्ट जिसमें की इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेनिफिट है वो फायदेमंद होते हैं, पिनलाइज करेंगे फ्यूचर जनरेशन को, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वो बहुत ही स्मॉल दिखते हैं टुडेस वैल्यू में। और लो SDR में लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स आते हैं जहां पर हाई वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स की एंजॉय की जाएगी बाय द अपकमिंग जनरेशंस। ओके, तो यहाँ पर इंडिया में अगर लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि हमारे पास में रिवैल्यू किया गया बाय नीति आयोग, तो जो सोशल डिस्काउंट रेट है वो आपका पैक किया जाता है 8 से 12% के बीच में। जबकि जो ग्लोबल ट्रेंड है, ठीक है, वहां पर रिकमेंडेशन ये होती है कि क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको हमें और थोड़ा स्लो रखना होगा, यहाँ पर लो रखना पड़ेगा इन SDRs को, दैट इज 3 से 5%। तो मार्केट इंटरेस्ट रेट किस पर फोकस करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, और सोशल डिस्काउंट रेट किस पर फोकस करते हैं, इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर, और इसीलिए ये जनरली लोअर होते हैं कमर्शियल मार्केट इंटरेस्ट रेट से, ताकि यहाँ पर ज्यादा वेट हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस को दें। Which alternate source of finance is selling involves a company selling its own assets to a third party and then immediately leasing them back for its own use। तो यहाँ पर आप आंसर देंगे कि कब ऐसा हो रहा होता है। मैंने आपको सेल्स एंड लीज बैक समझाया हुआ है। सेल्स एंड लीज बैक में क्या होगा, हमारे पास में एक कंपनी है, ठीक है, और ऐसे मत लो, ए मत लो, कुछ और एग्जाम्पल से समझाती हूँ, रुको, ऐसे समझते हैं। हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उन्हीं का नाम ले लेते हैं। एक है फायर विंग, ठीक है, और एक स्टूडेंट है हमारे लेट अस से ओशिम है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे
कि फायरविंग और ओशिम की बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है। अब फायरविंग के जो दादाजी हैं, इनके पास एक बहुत बड़ी जमीन थी जो इन्होंने फायरविंग के नाम पर की। अब क्योंकि फायरविंग इनका नाम है, इनके अंदर एक फायर है कि इन्हें एक बहुत बड़ी सी कंपनी शुरू करनी है, बहुत कुछ करना है लाइफ में। और ओशिम जो है इनके फ्रेंड, इनकी नेटवर्थ बहुत अच्छी है, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और लिक्विड में है, ठीक है। फायरविंग ने सोचा कि ओशिम मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, काम करते हैं, लेट अस सेल दिस ऑर्गेनाइजेशन दिस लैंड टू ओशिम। इन्होंने इनको बेच दी और फिर ओशिम से बोले क्योंकि तुम तो अपने दोस्ती हो, है ना, हम दोनों ही आरपीए से पढ़ रहे हैं, अब तो दोस्ती हो गई है, तो तुम्हारा अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा होगा। तो ओशिम से बोलते हैं, ओशिम एक काम करो, यही जो लैंड मैंने तुम्हें बेची है, यही तुम मुझे भी लीज पर दे दो, रेंट पर दे दो। तो अब यहाँ पर फायरविंग का फायदा क्या हुआ, क्योंकि फायरविंग ने जमीन बेची तो इनके पास में बहुत सारा कैश आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर रेंट पे करने के लिए तो बहुत कम पैसा लगेगा और जो बचा हुआ अमाउंट है, इससे ये यहाँ पर एक अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये होता है सेल्स एंड लीज बैक, जिसमें कि मैंने अपनी जो एसेट थी उसको सेल करा, सेल कर कर यहाँ पर कुछ मेरे पास लिक्विडिटी आई, जिसका एक पार्ट मैंने लीज के लिए यहाँ पर पे कर दिया, रेस्ट ऑफ द अमाउंट आई हैव यूटिलाइज्ड इन परचेजिंग और सेटिंग अप द मशीनरीज और द इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें कंपनी अपने खुद को एसेट को बेच रही है किसी थर्ड पार्टी को और इमीडिएटली इसको लीज बैक कर रही है अपने खुद के यूज के लिए, तो ये क्या हो गया, सेल्स एंड लीज बैक आपका कहलाएगा। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। Viability gap funding is the grant provided by government to PPP projects that are highly profitable but lack technical expertise, socially and economically desirable but financially unviable in the short term, located only in special economic zones, owned 100% by foreign investors, related only to the defense sector। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से क्या आंसर करेक्ट होगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है, एक ग्रांट है जो कि गवर्नमेंट दे रही है उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि सोशली और इकोनॉमिकली डिजायरेबल हैं लेकिन फाइनेंशियली अनवाइबल हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे हमारे एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक गैप जो आ गया है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू में, उसको आपको ब्रिज करना है ताकि यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव बने, इन्वेस्ट करें वो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल रूरल रोड्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और हॉस्पिटल्स हैव अ हाई इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न because they benefit society but a very low financial rate of return because their users cannot afford high tolls or fees. So what government does? The government provides one-time capital grant to fill this gap. तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो यहाँ पर एक रीजनेबल प्रॉफिट बना पाए। तो यूजुअली वायबिलिटी गैप फंडिंग जो होती है वो डिसबर्स की जाती है कंस्ट्रक्शन स्टेज में, जो कि यहाँ पर अचीवमेंट के लिए स्पेसिफिक माइलस्टोन्स के लिंक्ड होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें, ये बोल रहे हैं हाईली प्रॉफिटेबल लेकिन टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो ये ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर देंगे, ये और ज्यादा यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर देंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यहाँ पर वीजीएफ हम अक्रॉस इंडिया यूज करते हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट, पावर, वाटर सप्लाई, हेल्थ, इन सब में ज्यादा यूज करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर डोमेस्टिक और फॉरेन प्राइवेट प्लेयर्स हमें दोनों चाहिए, ठीक है। अच्छा, वीजीएफ का इंडिया में एक रूल रहता है 20+20% रूल, मीनिंग central government will provide up to 20% of the total project cost as a grant. State government or sponsoring authority can also provide an additional 20%. Total support can go up to 40% of the total project cost. तो अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर हायर वीजीएफ लिमिट्स जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी ऑफर की हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, वेयर गवर्नमेंट सपोर्ट कैन गो फ्रॉम 60% to 80%। स्प्लिट होगा कैपिटल ग्रांट और ऑपरेशनल सपोर्ट के बीच में। कैपिटल ग्रांट मतलब आप मशीनरीज वगैरह लगाओ, ऑपरेशनल सपोर्ट आपके डे टू डे ऑपरेशन, जो ऑपरेशनल साइकिल होती है, वर्किंग कैपिटल फंड होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर एक बहुत ही लो रेवेन्यू पोटेंशियल है लेकिन ह्यूज सोशल इम्पैक्ट है।
तो वीजीएफ कन्वर्ट करता है एक सोशली गुड प्रोजेक्ट को एक फाइनेंशियली बैंकेबल प्रोजेक्ट में। अगर विदाउट वीजीएफ बहुत सारे एसेंशियल सर्विसेज वुड नेवर बी बिल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि जो यूजर फी है वो यहाँ पर कॉस्ट को कवर अकेले नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। In the UNIDO approach to SCBA, the social income is measured in terms of। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था। देखो यूनिडो हमारे पास किस चीज के लिए था? यूनिडो था डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड। अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड है तो यहाँ पर हम इसको किसके टर्म्स में लेकर चलेंगे? जो प्रेजेंट वैल्यू है हमारे एग्रीगेट कंजम्पशन की। ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो यूनिडो अप्रोच क्या करती है, किस फिलॉसफी पर काम करती है कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या इन्वेस्टमेंट का, वो क्या है कि कंजम्पशन सिटीजन्स का बढ़ाना है। तो जो हर एक कॉस्ट या बेनिफिट हमारे प्रोजेक्ट में है उसको हम एक कंजम्पशन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। डोमेस्टिक करेंसी की बात करें तो यहाँ पर ये लोकल करेंसी यूज करते हैं। अगर ये एलएम वाला होता, लिटिल माइल्डलेस का होता, तो फॉरेन एक्सचेंज में होता। प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर फ्यूचर कंजम्पशन को डिस्काउंट कर कर प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे। सोशल डिस्काउंट रेट हम यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, याद है ना आपको प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना था? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस हमारे पास में r टू द पावर n। तो ये जो r है ये SGR हो जाएगा हमारा। ठीक है, सोशल डिस्काउंट रेट। शेडो प्राइसिंग आपको याद है, मार्केट प्राइसेस हमारे डिस्टॉर्टेड होते हैं। यूनिडो अप्रोच यहाँ पर शेडो प्राइसेस यूज कर ट्रू वैल्यू देखती है रिसोर्सेज की कि कैसे ये डोमेस्टिक कंजम्पशन को अफेक्ट करेंगे। क्लियर? यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Mezzanine financing is often described as a hybrid source of finance because। अब बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ये मैंने आप लोगों को यही सिमिलर क्वेश्चन था, ऐसा सेम क्वेश्चन तो नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट था। ऑफ कोर्स आपका फेज 1 लेवल का था, आपको तब भी करवाया था। तो मेज़ाइन फाइनेंसिंग क्या है? हाइब्रिड सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्यों? क्योंकि कंबाइन करती है डेट और इक्विटी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये मिडिल में बैठती है कैपिटल स्ट्रक्चर के, और यहाँ पर एक मिडिल फ्लोर की तरह काम करती है, जिसमें कि मेज़ाइन का मतलब है इन आर्किटेक्चर लो रिस्क सीनियर डेट एंड हाई रिस्क कॉमन इक्विटी। तो ये हाइब्रिड क्यों है? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लेकर चलेगी। ठीक है, तो बोरोअर यूजुअली यहाँ पर ज्यादा रेगुलर पेमेंट्स करते हैं। ठीक है, एंड मेच्योरिटी की बात करें तो एक फिक्स शेड्यूल रखा जाता है फॉर व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट मस्ट बी रीपेड, और एक यहाँ पर फॉर्मल लोन एग्रीमेंट होता है स्पेसिफिक कन्वेनियंस के बीच में। ये एक इक्विटी की तरह काम करता है, क्योंकि सबऑर्डिनेशन की बात करें इन केस ऑफ बैंक्रप्सी, मेज़ाइन लेंडर्स जो होते हैं वो केवल तभी पेड किए जाते हैं जब सीनियर लेंडर्स हमारे क्लियर हो गए। वारंट्स एंड कन्वर्जन्स की बात करें तो इक्विटी किकर्स की बात होती है यहाँ पर। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी लेकिन फेल कर जाती है टू पे, लेंडर हैज द राइट टू कन्वर्ट द डेट इनटू ओनरशिप शेयर्स, इक्विटी में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। और यहाँ पर जैसे किसी बैंक लोन में तो हमें कोलैटरल की जरूरत है, मेज़ाइन फाइनेंसिंग यहाँ पर यूजुअली अनसिक्योर्ड होती है, क्योंकि ये आपकी कंपनी के कैश फ्लो के बेसिस पर है, ना कि फिजिकल एसेट्स। ठीक है, तो मेज़ाइन आपको याद होगा मैंने आपको सीनियर, मेज़ाइन और इक्विटी 3 तरह की वो समझाई थी लोएस्ट वाली में। एक सेकेंड, अच्छा मैंने सोची यूनिडो कहाँ से आ गया, गलत बटन प्रेस हो गया था मेरे से। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास में सीनियर डेट, मेज़ाइन फाइनेंसिंग और इक्विटी। तो फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? सीनियर डेट को देते हैं, बैंक को। फिर सेकंड प्रायोरिटी देते हैं मेज़ाइन को, और थर्ड प्रायोरिटी जाती है इक्विटी शेयर्स के लिए जिसमें लोएस्ट होती है। रिस्क यहाँ पर लोएस्ट होगा सीनियर डेट बैंक की तरफ से, मेज़ाइन फाइनेंसिंग में मीडियम से हाई होगा, और अगर इक्विटी की बात करें तो वेरी हाई होगा। कॉस्ट टू कंपनी यहाँ पर आपका लो इंटरेस्ट रहता है, यहाँ पर हाई इंटरेस्ट रहेगा प्लस इक्विटी, और यहाँ पर हाईएस्ट डिविडेंड और ग्रोथ। फिर यहाँ पर कंट्रोल आपके पास नन रहता है, लिटिल टू नन रहता है, और इसमें हाई वोटिंग राइट्स का रहेगा। तो कंपनीज मेज़ाइन को क्यों यूज करती हैं? लेवरेज बाई आउट्स में यूज होता है ये, एलबीओ जिसको प्यार से बोलते हैं। ठीक है, और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। तो मान लो एक कंपनी को 100 करोड़ रुपीस चाहिए एक्विजिशन के लिए, 60 करोड़ ये बैंक से यहाँ पर इनको लोन मिल जाएगा सीनियर डेट, 10 करोड़ इक्विटी से मिल जाएगा, और जो 30 करोड़ का है वो मेज़ाइन फाइनेंसिंग के थ्रू गैप को फिल कर दिया जाता है। तो फाउंडर्स एक्सपेंड कर लेते हैं
अब बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुरंत के तुरंत इनको इक्विटी सेल करनी पड़ गई, या फिर बैंक यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा लोन नहीं लेना पड़ रहा, ठीक है। कोई और बीच में यहाँ पर रिस्क ले रहा है तो बैंक भी खुश है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब आपके पास में अगर मान लो किसी एमसीक्यू में ऐसा पूछा गया कि मिज़ेन जो है वो हाइब्रिड है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबऑर्डिनेटेड डेट एंड इक्विटी कन्वर्जन फीचर्स की तरफ जाना होगा, ओके। वो ऑप्शन चूज करना जिसमें कि सबऑर्डिनेटेड डेट विद इक्विटी कन्वर्जन फीचर लिखा हो, तो हम याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ। In a Swiss challenge procurement, if the original proposer, the anchor bidder, chooses not to match the superior bid offered by a second bidder, the project is। अब ये मैंने आपको पूरा समझाया था कि स्विस चैलेंज में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपकी अच्छाइयां हैं। तो यहाँ पर अगर ओरिजिनल प्रपोजर मैच नहीं कर पाता सुपीरियर बिड जो कि सेकंड बिडर ने दी थी, तो फिर हम ओरिजिनल प्रपोजर को क्यों वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे, राइट। तो यहाँ पर हम किसको अवॉइड करेंगे, सेकंड वाले बंदे को ऑफर कर देंगे। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने जो वो पढ़ा था ना, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, जिसमें कि वन टाइम ऑप्शन दिया जाता है ओरिजिनल प्रपोनेंट को, अगर ये मैच कर जाएंगे हायर बेटर बिड को तो फिर इनको मिलेगा प्रोजेक्ट, अगर ये मैच नहीं कर पाते हैं तो फिर किसी और को मिलेगा। और गवर्नमेंट या फिर टेंडरिंग अथॉरिटी जो होती हैं वो एक्सेप्ट करती हैं चैलेंजर की बिड एज द मोस्ट टेक्निकली एंड फाइनेंशियली एडवांटेजियस ऑफर, और प्रोजेक्ट प्रोसीड जो होती हैं वो चैलेंजर के पास में एज न्यू कंसेशनर जाती हैं। कंपनसेशन फॉर द ओरिजिनल प्रपोनेंट, तो यहाँ पर बहुत सारे स्विस चैलेंजेस फ्रेमवर्क जैसे कि हमारे प्रपोज किए गए बाय केलकर कमिटी इन इंडिया, अगर ओरिजिनल प्रपोनेंट लूज कर जाते हैं प्रोजेक्ट टू अ चैलेंजर, ये यहाँ पर एंटाइटल्ड होते हैं टू रीइंबर्समेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन कॉस्ट। तो चैलेंजर द विनर यूजुअली पे करेगा ये कॉस्ट हमारे ओरिजिनल प्रपोनेंट को, और ये कॉम्पनसेट करेंगे ओरिजिनल क्रिएटर को फॉर द इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यहाँ पर फिजिबिलिटी स्टडीज, ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियली कंडक्ट की जाती हैं, ओके। अच्छा, एंकर बिडर क्यों मना कर सकता है, माइट बी उसके लिए फाइनेंशियली वायबल नहीं है या टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है। This is very important. So, a special purpose vehicle in a triple P project is typically incorporated as a trust, society, separate legal entity, usually a public or private company, branch office of the ministry, partnership firm। देखो, स्पेशल पर्पस व्हीकल आपकी इनकॉर्पोरेट की जाएगी सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, एंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अगर इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो एसपीवी ना हार्ट माना जाता है आपके, बहुत ही गंदा हार्ट बनाया ना, सुंदर सा हार्ट बनाएंगे, पहले अब नहीं बन पा रहा, छोड़ देते हैं, एक बार रेड पेन से ट्राई कर लेते हैं। इतनी बुरी ड्राइंग है ना मेरी बचपन से, चलो अब खेल लिए, अब नहीं खेल रहे। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, एसपीवी हार्ट होता है ट्रिपल पी स्ट्रक्चर का, क्रिएट किया जाता है स्पेसिफिकली ताकि एग्जीक्यूट करें एक सिंगल वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एसपीवी हमारा क्यों फॉर्म होता है, रिस्क आइसोलेशन की वजह से। अब यहाँ पर रिंग फेंसिंग आप देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है एसपीवी का वो क्या है कि इंश्योर करें कि प्रोजेक्ट के जो रिस्क हैं वो स्पिल ओवर नहीं करे टू द पेरेंट कंपनीज। तो अगर हाईवे प्रोजेक्ट हमारी फेल हो जाती है, क्रेडिटर्स क्लेम करेंगे एसेट ऑफ द एसपीवी, तो ये यहाँ पर टच नहीं करेंगे एसेट ऑफ द पेरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी, समझे। एसपीवी इंश्योर कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट के रिस्क हैं वो पेरेंट कंपनी जो स्पॉन्सर है उसके ऊपर ना फैले, उसके यहाँ पर उसको अफेक्ट ना करें। तो अगर एक हाईवे प्रोजेक्ट मान लो फेल कर गया, तो जिन लोगों ने यहाँ पर लोन्स वगैरह दिए हैं वो केवल एसेट स्पेशल पर्पस व्हीकल के ही क्लेम करेंगे, ना कि जो पेरेंट कंपनी है। अच्छा, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग होती है, तो एसपीवी एक सेपरेट कंपनी है, मैसिव डेट हमने प्रोजेक्ट के लिए लिया होता है 70 से 80% तक, ठीक है। तो ये आपके पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट पर नहीं दिखाई देता, जिससे कि पेरेंट कंपनी की क्रेडिट रेटिंग्स इंप्रूव होती हैं या फिर जैसी हैं वैसी रहती हैं। फिर ओनरशिप और गवर्नेंस की बात करें तो स्पेशल पर्पस व्हीकल डिफरेंट स्टेक होल्डर जैसे कंस्ट्रक्शन फर्म, ऑपरेशन मेंटेनेंस फर्म, फाइनेंशियल इन्वेस्टर, इन सब को अलाउ करती हैं कि स्पेसिफिक इक्विटी शेयर्स रखें अपने प्रोजेक्ट में।
तो गवर्नमेंट यहाँ पर कंसेशन एग्रीमेंट भी स्पेसिफिकली एसपीवी के साथ ही साइन करती है। तो जो लाइफ स्पैन होता है एसपीवी का वो यूजुअली लिमिटेड होता है टू द ड्यूरेशन ऑफ कंसेशन पीरियड। और यहाँ पर जो एसेट्स होते हैं ये ओन करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट के एसेट्स, लाइसेंस, राइट टू कलेक्ट टोल्स या एन्युटीज। और जो लैंडर्स होते हैं वो लोन्स देते हैं बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट का कैश फ्लो कैसा है, ना कि पेरेंट कंपनी की रेप्यूटेशन। पेरेंट कंपनी ऐसा समझो कि बिल्कुल खुद को हटा लेती है, साइड कर लेती है, ना रिस्क इसके ना रिवॉर्ड इसके। बैंक्रप्सी रिमोटनेस, तो अगर पेरेंट कंपनी आपकी बैंक्रप्ट हो जाती है तो प्रोजेक्ट एसपीवी कंटिन्यू करेगा टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। मानो एक कंपनी है, कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, एक सेकंड रुको, ऐसे बना के चलते हैं कि एक कंपनी है, एक कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और एक कंपनी है फाइनेंसियर जिन्होंने एक बिड यहाँ पर जीती है फॉर अ हाईवे। अब ये मिलकर यहाँ पर एक XYZ हाईवे प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं एक स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो जो कंसेशन एग्रीमेंट है वो NHAI और XYZ मिलकर साइन करेंगे, ठीक है, और बैंक भी लोन यहाँ पर XYZ को देगा। और जो प्रोजेक्ट है जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो जो 30 साल का पीरियड जैसे एंड हुआ, एसपीवी यूजुअली डिसॉल्व हो जाता है और एसेट जो है वो हम हैंड बैक कर देते हैं टू द गवर्नमेंट। तो मान लो किसी एमसीक्यू में आपसे पूछा गया कि भाई नेचर कैसी है किसी एसपीवी की, तो आंसर क्या होगा, एक सेपरेट लीगल एंटिटी विद रिस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट्स, मीनिंग इट कैन ओनली डू व्हाट इज रिटन इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिगार्डिंग दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। In the context of private and social cost benefit, the cost incurred by a third party was not part of the transaction due to a project's activities is also known as sunk cost, private cost, negative externality, opportunity cost, marginal utility। बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पर? प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, थर्ड पार्टी ने कॉस्ट इनकर की जो कि पार्ट भी नहीं है ट्रांजेक्शन का, क्योंकि प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज की वजह से, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ये कब होता है? जब प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज हैं वो एक स्पिल ओवर कॉस्ट सोसाइटी के ऊपर डालती हैं, सच दैट कि जो प्रोजेक्ट डेवलपर हैं वो इसके लिए पेमेंट नहीं कर रहे। एक फैक्ट्री जो कि नियर बाय रिवर्स को पोल्यूट कर रही है, जैसे अभी कानपुर में हमने देखा है ना, तो यहाँ पर जो फैक्ट्री है वो अपना पैसा बचा रही है, वेस्ट को ट्रीट नहीं कर रही, लेकिन जो लोकल फिशरमैन है, रेजिडेंट्स हैं, वो कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन बेयर कर रहे हैं। ठीक है, संक कॉस्ट कौन सी होती है आपकी? वो कॉस्ट जो कि यहाँ पर ऑलरेडी हमने इनकर की है और कैन नॉट बी रिकवर्ड, इनको हमें इग्नोर करना होता है जब हम फ्यूचर डिसीजंस लेंगे। ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट एक्चुअल मनी जो कि स्पेंड की गई बाय द प्रोजेक्ट डेवलपर, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, और ये यहाँ पर इम्पैक्ट जो है आउटसाइडर्स पर इंक्लूड नहीं करते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो वैल्यू यहाँ पर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की जो कि सेक्रीफाइस की गई जब एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हमने चूज किया। और मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को मिलता है फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट में और सोशल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? सोशल कॉस्ट आपका इंक्लूड करता है प्रोजेक्ट कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट मीनिंग की यहाँ पर आपकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को। ठीक है, तो अगर हाईवे प्रोजेक्ट है मान लो, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी? नॉइस पोल्यूशन, रेजिडेंट्स जो कि यहाँ पर हाईवे के आसपास रहते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोकल वाइल्ड लाइफ का। और पॉजिटिव, कम हुआ ट्रैफिक कंजेशन यहाँ पर लोकल रोड पर, या डेवलपमेंट हुआ न्यू बिजनेसेस का, ढाबा, पेट्रोल पंप, ठीक है, अलोंग द हाईवे। तो यहाँ पर याद रखना अगर फाइनेंशियल एनालिसिस है तो हम केवल प्रोजेक्ट प्राइवेट कॉस्ट पर देखते हैं। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहाँ पर अगर है तो हम अकाउंट करेंगे सोशल कॉस्ट को जिसमें कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज आपकी इंक्लूडेड रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। Peer-to-peer lending is an alternate source of finance regulated in India by which body? SEBI, RBI, IRDAI, PFRDA, Ministry of Corporate Affairs। बताओ कौन यहाँ पर पेयर टू पेयर लैंडिंग जो है वो एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कौन इसको रेगुलेट कर रहा है? इसको करता है RBI। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज में यहाँ पर इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। तो RBI क्लासिफाई करता है P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म को एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ NBFC P2P। ठीक है,
इससे रिलेटेड मास्टर डायरेक्शंस आई थी ताकि यहाँ पर हम लेंडर्स और बोरोवर्स दोनों को प्रोटेक्ट कर पाए। तो एक एनबीएफसी पी2पी प्लेटफॉर्म खुद का पैसा नहीं लैंडिंग कर रही है, ये बेसिकली क्या है, ऐसा मान लो फेसबुक है ये, ठीक है, और फेसबुक पर ये क्या है, हमारे पास कुछ लेंडर्स हैं, कुछ बोरोवर्स हैं, टिंडर मान लो, फेसबुक भी नहीं, क्योंकि फेसबुक में तो लोग एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लैंडर्स हैं और बोरोवर्स हैं, लड़के हैं और लड़कियां हैं। लैंडर्स को यहाँ पर बोरोवर्स की जरूरत है, बोरोवर्स को लैंडर्स की जरूरत है, दोनों यहाँ पर देखेंगे, अपनी की रिक्वायरमेंट्स अपनी प्रोफाइल में डाल देंगे, फिर जिसकी रिक्वायरमेंट्स मैच हो रही हैं दोनों आपस में मिलेंगे, डेट पर जाएंगे, कंपनी खोल लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास में एक इंटरमीडिएरी की तरह काम कर रहे हैं, एक मार्केट प्लेस की तरह काम कर रहे हैं, जो कि इंडिविजुअल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल लेंडर्स को इंडिविजुअल बिजनेसेस या बोरोवर्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर कोई भी क्रेडिट गारंटी या क्रेडिट एनहांसमेंट एनबीएफसी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। टिंडर नहीं बोल रहा कि भाई ये यहाँ पर कोई स्कैम तो नहीं है आपके साथ में, ठीक है। ये इट कैन नॉट होल्ड द मनी, मुझे नहीं पता ये लोग प्रोफाइल्स चेक करते हैं या नहीं करते, सॉरी अच्छा वो पता नहीं है यार, इसको टिंडर मत लो, इसको ऐसे ही ले लो। तो यहाँ पर इट कैन नॉट होल्ड द मनी ऑन इट्स ओन बैलेंस शीट, फंड्स यहाँ पर मूव करेंगे थ्रू एस्क्रो अकाउंट्स मैनेज्ड बाय अ बैंक प्रमोटेड ट्रस्टी, राइट। तो हमें यहाँ पर सिस्टमिक रिस्क को प्रिवेंट करना है, आरबीआई कैप कर चुका है कि कितना स्किन है इसमें। बेसिकली यहाँ पर लेंडर्स के लिए हम देखेंगे जो टोटल एक्सपोजर है एक लेंडर का अक्रॉस ऑल पी2पी प्लेटफॉर्म, ये कैप्ड है 50 लाख रुपीस पर। तो लैंडर्स इन्वेस्ट करते हैं मोर देन 10 लाख मस्ट प्रोवाइड अ नेट वर्थ सर्टिफिकेट फॉर बोरोवर्स, एक सिंगल बोरोवर कैन नॉट बोरो मोर देन 10 लाख रुपीस अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। ट्रांजेक्शन लिमिट, सिंगल lender कैन lend a maximum of 50,000 rupees to the same borrower। अब आ जाओ यहाँ पर नेट ओन्ड फंड, तो कोई भी एंटिटी सीकिंग टू रजिस्टर इन एनबीएफसी पी2पी मस्ट हैव मिनिमम नेट ओन फंड ऑफ 2 करोड़ रुपीस, ठीक है। लेवरेज रेशियो की बात करें तो प्लेटफॉर्म कैन नॉट हैव अ लेवरेज रेशियो एक्सीडिंग 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सेबी रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट, शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड्स, और जो पी2पी है वो इन्वॉल्व करेगा इन्वेस्टिंग। तो ये एक फॉर्म ऑफ क्रेडिट बैंकिंग एक्टिविटी होता है जो कि फॉल करता है अंडर आरबीआई जुरिस्डिक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करती है, हैंडल करती है इनकॉर्पोरेशन एंड फाइलिंग ऑफ द कंपनी, लेकिन जो फंक्शनल यहाँ पर फाइनेंशियल रेगुलेशन है वो आरबीआई देखेगी। तो पी2पी में हमारे पास इंडिविजुअल लैंडर्स होते हैं, लैंडर ही क्रेडिट रिस्क को बेयर करते हैं। आरबीआई एनबीएफसी पी2पी डायरेक्शंस को हमें फॉलो कर मार्केट ड्रिवन यहाँ पर अपना इंटरेस्ट रेट रखना होता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे कि पी2पी प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ठीक है, इसमें मनी लैंडिंग कर सकते हैं या नहीं, तो आंसर आपका नो रहेगा, वो सिर्फ फैसिलिटेटर होते हैं। मनी हमेशा एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ जाती है। क्लियर? कोई और डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड यहाँ पर कमेंट कर बता सकते हो कैसा लगा, कोई भी डिस्कशन है वो कर सकते हो, और इसके अलावा वीडियो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और जल्दी से जल्दी सेबी का एग्जाम क्लियर करो, थोड़ा सा ही टाइम बचा है, आज से सही 15 दिन बचे हुए हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, रिवीजन शुरू कर देना, कुछ नया मत पढ़ना, कोई लेक्चर बहुत डिफिकल्ट लगेगा, आई नो। कौन से 3 लेक्चर्स हैं, 2 इकोनॉमिक्स के हैं और एक फाइनेंस का है, जो नहीं समझ में आ रहा होगा जितना रट पाओ रट लेना, नहीं रट पाओ छोड़ देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।